एक शादी के अंदर फेरों का टाइम आ गया था, कुछ ही समय बाकी था, लेकिन फेरों से पहले एक रस्म निभाई जाती थी जिसको नहानम रस्म कहा जाता था। इसके अंदर दुल्हन को नहाकर शुद्ध होना पड़ता था और उसके बाद वो फेरों पर बैठा करती थी। तो इसी वजह से दूल्हे का छोटा भाई होता है, यानी कि उस लड़की का होने वाला देवर, वह उसके पास जाता है और कहने लगता है कि भाभी चलो, आपको नहानम रस्म निभानी है और उसके लिए आपको नहाना पड़ेगा। लेकिन दुल्हन एक बैग को तैयार कर रही थी जो बैग आवश्यकता से ज्यादा बड़ा था और कहती है कि मैं उस रस्म को नहीं निभाऊंगी और मैं तो पहले ब्यूटी पार्लर जाऊंगी और उसके बाद ही फेरों पर बैठूंगी। ऐसा कहकर वह देवर से मना कर देती है, लेकिन देवर को यह बात अजीब लगती है और वह दोबारा से कहता है कि भाभी ऐसा नहीं किया करते, वो रस्म निभानी जरूरी होती है, उसी से शुद्धिकरण हुआ करता है। लेकिन वह साफ साफ इनकार कर देती है और यहाँ पर जो देवर होता है वह अपने भाई के पास जाता है और भाई को बताता है कि भाभी इस रस्म को निभाने से मना कर रही है और ब्यूटी पार्लर जाने के लिए बोल रही है। अब इस बात को सुनकर दूल्हा और उसके परिवार वाले वहां पर जाते हैं तो दुल्हन बैग को लेकर बाहर ही निकलने वाली थी और जैसे वो उसके हाथ में बैग देखते हैं तो एकदम से बहुत कुछ अजीब सा उन्हें लगने लगता है, क्योंकि जो बैग था वह आवश्यकता से ज्यादा बड़ा था। कौन थी वह दुल्हन और किस वजह से इस रस्म को निभाने से मना कर रही थी और क्या था ऐसा उस बैग में जिसकी वजह से वो सीधा ब्यूटी पार्लर जाना चाहती थी? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। केरल के तिरुवनंतपुरम के पासी के गांव में एक माता पिता रहा करते हैं जिनके दो बेटे हैं। एक बेटा तो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, छोटा वाला, और बड़ा बेटा पढ़ाई लिखाई करने के बाद राजस्थान में एक आईटी कंपनी में अच्छी खासी जॉब किया करता है, अच्छे पैसे कमाया करता है और उसकी उम्र 28 साल हो गई थी। अब इसके बाद जो माता पिता होते हैं बेटे की शादी की चिंता करते हैं और यहाँ पर जो पिता होते हैं वह अपने बेटे को एक शाम फोन मिलाते हैं और फोन मिलाने के बाद कहने लगते हैं बेटा अब तू जवान हो गया है, अच्छा खासा कमाया भी करता है, तो क्यों ना अब तेरी शादी हो जानी चाहिए। इस बात को सुनकर जो बेटा होता है जिसका नाम अजीत होता है वह कहता है कि हाँ बाबूजी आप ठीक कह रहे हो और बेशक से अगर आपने कोई लड़की ढूंढ ली हो तो मेरी शादी तय करा दो, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन वहीं पर जो माता पिता होते हैं वो बहुत ही मॉडर्न ख्यालात के थे और वो कहने लगते हैं बेटा वो तो पुराना जमाना था जब माता पिता बच्चों के लिए लड़कियां पसंद किया करते थे, तुम्हारी एज भी काफी हो गई है तो तुम अपने हिसाब से कोई लड़की पसंद कर लो और उसी से शादी कर लेना। इसका एक बेनिफिट भी होता है दोस्तों, क्योंकि जब बच्चा अपनी पसंद से शादी करता है तो माता पिता पर इस बात का कोई भी ब्लेम नहीं आता जब लड़की इधर उधर जाया करती है या कोई भी गलत तरीके से घर के अंदर रहा करती है। तो इस वजह से घर वाले इस शादी को प्रेफर करते हैं और उससे कहते हैं कि अपने आप ही कोई लड़की ढूंढ लो। इसके बाद यहां पर जो अजीत होता है वह कहता है कि ठीक है माँ बाबू जी, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं ऐसा ही करता हूं। माता पिता का फोन कट जाता है, रात के लगभग 9 बजे हुए थे और उसके बाद वह सोचने लगता है कि लड़की मैं कहां से ढूंढूं, क्योंकि अजीत ने अब तक अपने पूरा फोकस कैरियर बनाने पर किया था और बिल्कुल भी लड़कियों की तरफ ध्यान नहीं दिया था। तो इसी वजह से वो सोचने लगता है और सोचते सोचते अचानक से उसके दिमाग में मैट्रिमोनियम साइट का ख्याल आता है और वह सोचने लगता है कि क्यों ना वहीं पर जाकर कोई प्रोफाइल देखूं और अगर लड़की कोई मुझे पसंद आ जाती है तो उससे बातचीत करूंगा। इसी वजह से यहां पर जो अजीत होता है रात के समय ही अपना लैपटॉप खोलता है और उस पर मैट्रिमोनियम साइट पर जाकर लड़कियां देखने लगता है। ढेरों प्रोफाइल वो देखता है और देखने के बाद उन्हीं प्रोफाइलों में से एक प्रोफाइल उसे पसंद आ जाती है जिसमें लड़की का नाम होता है रोशनी और उसकी उम्र 26 साल लिखी हुई थी और देखने में भी काफी ज्यादा खूबसूरत थी और पढ़ी लिखी बताई जा रही थी, क्योंकि उसके अंदर लिखा था कि लड़की ने MBA कर ली है और वह नौकरी किया करती है। अब इस लड़की का फोटो देखकर जो यहाँ पर अजीत होता है वह एकदम से उसे पसंद कर लेता है और रात के लगभग 11 बजे सीधा उस नंबर पर फोन मिला देता है जो उस प्रोफाइल के अंदर दिया हुआ था। अब जैसे यहाँ पर अजीत ने फोन किया था तो वहां से जो रोशनी होती है वो फोन को उठाती है और पूछने लगती है कि कौन हो आप। तो यहां पर अजीत साफ साफ बता देता है कि मेरा नाम फलाना है और मैं फलानी जगह पर रहा करता हूं, मेरी इतनी नौकरी है और मैंने आपका जो प्रोफाइल है वो मैट्रिमोनियम साइट पर देखा था। इस बात को सुनने के बाद रोशनी कहती है कि हाँ मैंने अपना प्रोफाइल डाला हुआ है और अब तो काफी ज्यादा रात हो गई है, हम लोग कल सुबह बात करते हैं। इस बात को सुनकर अजीत भी उसकी इस बात के लिए एग्री हो जाता है और सुबह बात करने के लिए तैयार हो जाता है और फोन को काटकर आराम करने लगता है। दूसरे दिन सुबह सुबह अजीत सुबह 7 बजे उठता है और उठने के बाद ऑफिस जाने की तैयारियों में जुट जाता है। वह अपने लिए नाश्ता बनाता है क्योंकि उसने वहां पर अपने लिए फ्लैट ले रखा था और खुद से अपना खाना पीना बनाया करता था। तो नाश्ता बनाकर जैसे वो तैयार होकर ऑफिस को निकलने को होता है तो उसी समय उसके फोन पर उसी नंबर से फोन आता है जिस पर उसने रात को फोन किया था और यहां पर दूसरी तरफ से रोशनी फोन कर रही थी। अब अजीत को जैसे रोशनी का फोन आता है तो उसे एकदम से ख्याल आता है कि रात में मैंने इससे बात की थी तो चलो इससे बात करते हैं। यहां पर अजीत उससे बातचीत करने लगता है और अपने ऑफिस की
तरफ गाड़ी को दौड़ाने लगता है और गाड़ी में चलता हुआ वह उससे बात कर रहा था। बातों के दौरान दोनों को एक दूसरे का नेचर बड़ा ही अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो रोशनी होती है वो उसी के हिसाब से सभी बातों को बताती है और इधर जो अजीत होता है वो जो भी बात पूछा करता उसके लिए रोशनी हाँ में जवाब दिया करती। धीरे धीरे अजीत का ऑफिस आ जाता है और उसके बाद वो कहता है कि ठीक है रोशनी, मैं अभी ऑफिस में जा रहा हूं तो मैं शाम को बात करता हूं और शाम को हम लोग एक दूसरे से बात करेंगे। इसके बाद दिन भर अजीत ऑफिस में काम करता है और शाम के समय फिर से जो रोशनी होती है उसका फिक्स टाइम पर उसके पास फोन आ जाता है। अब इस टाइम की पाबंदी को देखकर जो अजीत होता है और भी ज्यादा प्रसन्न हो जाता है कि उसको ऐसी लड़की चाहिए जो बिल्कुल भी टाइम को बर्बाद ना करे, और यहाँ पर जो रोशनी होती है वो बिल्कुल भी टाइम को बर्बाद नहीं किया करती। इसके बाद उन दोनों में घर परिवार की बातें होती हैं तो रोशनी बताती है कि उसके केवल माता पिता हैं जो कि गांव में रहा करते हैं और वह केरल के एक शहर में रहकर अपनी नौकरी किया करती है और वहीं पर उसने एक कमरा ले रखा है। इसके बाद अजीत भी उसे अपने बारे में बताता है कि उसका एक छोटा भाई है जो कि मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है और माता पिता गांव में रहा करते हैं, खेती बाड़ी संभाला करते हैं और अच्छे से अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय तक दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वो लोग अब शादी की बात करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जैसे अजीत उससे शादी की बात करने लगता है तो यहाँ पर जो रोशनी होती है वो कहती है कि नहीं, ऐसे नहीं, एक बार हम दोनों मिल लेते हैं और उसके बाद ही ये बातें तय हों तो ही अच्छा होगा। ये बात अजीत को बड़ी अच्छी लगती है क्योंकि यहाँ पर रोशनी ने पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी निभाई थी और इसी वजह से वह मिलने के लिए कह रही थी। इसके बाद जो अजीत होता है वो कहता है कि बताओ कहाँ मिलना है और कब मिलना है। तो यहाँ पर रोशनी कल दोपहर का 1 बजे का समय बताती है और कहती है कि केरल ही आ जाओ, यहीं पर एक रेस्टोरेंट में बात करेंगे। इस बात को सुनकर अजीत भी तैयार हो जाता है और दूसरे दिन अच्छी तरह से तैयार होकर उस रेस्टोरेंट में उससे 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। यानी कि रोशनी ने टाइम दिया था 1 बजे का, लेकिन वो 12 बजे पहुंच गया था और वहां पर जाने के बाद रोशनी को फोन कर देता है। रोशनी कहती है कि ठीक है मैं आ रही हूं, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अजीत जब भी पूछता है कि ये बताओ कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है, उसी चीज का मैं ऑर्डर दे देता हूं, वरना जब तुम आ जाओगी तो उसके बाद और भी ज्यादा टाइम लगेगा और टाइम वैसे ही बर्बाद हो जाएगा। इस बात को सुनकर जो रोशनी होती है वो फोन पर ही मुस्कुराती है और कहती है कि तुम तो बड़ा ख्याल करा करते हो अभी से मेरा। तो अजीत कहता है कि हाँ करना भी चाहिए, क्योंकि कल को हमारी शादी होनी है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें मैं पसंद आ जाऊंगा और मुझे तुम पसंद हो ही, तो इसके बाद ख्याल तो तुम्हारा करना ही पड़ेगा। इसके बाद जो रोशनी होती है वह कहती है कि मैं पिज्जा खाया करती हूँ और कोल्ड कॉफी पिया करती हूँ। इसके बाद अजीत कहता है कि ठीक है मैं भी इसी को खा लूंगा और मैं ऑर्डर दे देता हूँ और तुम तैयार होकर यहाँ पर आ जाओ। धीरे धीरे समय बीतता है और थोड़ी देर में वहां पर रोशनी भी आ जाती है अच्छी तरह से तैयार होकर, और इतनी देर में उसका ऑर्डर भी वहां पर आ गया था। अब रोशनी उसके साथ बैठकर यहाँ पर खाना खाती है और खाना खाने के बाद जो अजीत होता है वो उसे लॉन्ग ड्राइव पर चलने के लिए बोलने लगता है। रोशनी को भी लॉन्ग ड्राइव काफी ज्यादा पसंद थी, तो उसके बाद वह उसकी साइड वाली सीट पर बैठ जाती है और यहाँ से दोनों के दोनों लॉन्ग ड्राइव पर चलने लगते हैं। रास्ते में वो ढेर सारी बातें करते हैं पसंद नापसंद के बारे में, और यहाँ पर रोशनी बिल्कुल उसी तरह से थी जिस तरह की लड़की अजीत को चाहिए थी। और इसके बाद जो अजीत होता है वो कहता है कि ठीक है अब तो हमने एक दूसरे को देख लिया है, तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लें। तो इसके बाद रोशनी भी हाँ में सर हिलाती है और यहाँ पर जो अजीत होता है उसको उसके फ्लैट पर छोड़कर सीधा वापस से राजस्थान पहुंच जाता है। जैसे वो राजस्थान पहुंचता है तो उसके बाद अपने पिता को फोन करता है और कहता है कि पिताजी मैंने लड़की से बात कर ली है, लड़की देख भी ली है और उसे पसंद भी कर लिया है। अब आपको केवल शादी की बात करनी है और मैंने लड़की को बोल दिया है कि वो केरल में ही रहा करती है, तो केरल में आप लोगों से आकर मिल लेगी और शादी की बातें तय हो जाएंगी। इसके बाद पिता कहते हैं कि ठीक है बेटा, कल सुबह उनको बुला लेना और कल सुबह हम लोग मिलकर शादी की बातें कर लेंगे। यहाँ पर जो अजीत के पिता होते हैं वह उससे उसका फोटो भी मांगते हैं रोशनी का, और यहाँ पर जब अजीत रोशनी का फोटो भेजता है तो लड़की उन्हें भी बहुत ज्यादा पसंद आती है और वह भी इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सुबह अजीत का फोन उसके माता पिता के पास आता है और वो लोग भी तैयार थे और वह बताता है कि दरवाजे पर वो लोग खड़े हुए हैं, उनको अंदर ले लीजिए और शादी की बातें कर लीजिए। इसके बाद अजीत के माता पिता दरवाजा खोलते हैं, उन लोगों का अच्छे से स्वागत करते हैं जहां पर रोशनी भी थी और रोशनी के माता पिता भी थे। उनको अंदर बुलाया जाता है, अच्छे से खाना पानी खिलाया जाता है और खिलाने पिलाने के बाद उनसे पूछा जाता है कि आप लोग कब शादी करने के लिए तैयार हो। तो यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद अजीत के जो पिता होते हैं उनका जानने वाला एक पंडित था और उसको वो वहां पर बुलाते हैं। पंडित जी आता है, दोनों बच्चों की कुंडली देखता है और देखने के बाद आज से लगभग 2 महीने बाद के एक तारीख तय कर देता है और कहता है कि उस तारीख को बच्चों की शादी अच्छी रहेगी। इसके बाद यहाँ पर अजीत के माता पिता भी तैयार हो जाते हैं और रोशनी के माता पिता भी तैयार हो गए थे। वह लोग
वापस लौट जाते हैं और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। अजीत भी अपनी शादी की तैयारियों में जुटा हुआ था, इधर जो रोशनी होती है वह भी शादी की तैयारियों में जुटी हुई थी और धीरे धीरे शादी का समय भी नजदीक आ जाता है। जिस दिन शादी होनी थी उस दिन के लिए उन्होंने एक होटल बुक कर रखा था और उसी के अंदर सभी लोग एकत्रित हो जाते हैं। वहां पर जाने के बाद छोटी मोटी जो रीति रिवाजें होती हैं उन सभी को निभाया जाता है और धीरे धीरे फेरों का समय हो जाता है। लेकिन जैसे फेरों का समय होता है तो उन लोगों के यहाँ पर एक रिवाज होती है कि फेरों से पहले लड़की को नहाना पड़ता है ताकि वो पूरी तरह से शुद्ध हो जाए और इसके बाद फेरों की रस्म पूरी की जा सके। इस रस्म का नाम होता है नानम। अब इस रस्म को करने के लिए फेरों से थोड़ी ही पहले यहाँ पर जो लड़के का छोटा भाई होता है जिसका नाम राहुल होता है, जो कि मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, उसको माता पिता भेजते हैं और कहते हैं कि बेटा जा अपनी भाभी को बुला कर ले आ, इस रस्म को पूरा कर लेते हैं और फेरों का समय भी होता आ रहा है। इसके बाद राहुल उस कमरे में चला जाता है जहां पर उसकी भाभी बैठी हुई थी और तैयार हो रही थी। अब वह छोटा देवर था तो इसीलिए उसको भेजा गया था और वहां पर जाने के बाद वह देखता है कि उसकी जो भाभी होने वाली है वह एक बैग के अंदर कुछ सामान रख रही है और वह बैग काफी ज्यादा बड़ा है। इतना बड़ा बैग उसके पास नहीं होना चाहिए था। इसके बाद जैसे ही वो राहुल को कमरे के अंदर देखती है तो पूछने लगती है बताओ तुम्हें क्या काम है। तो यहाँ पर राहुल कहता है कि भाभी वो घर वाले बुला रहे हैं, नानम रस्म को निभाना है और उसके बाद फेरों का समय भी हो रहा है। लेकिन तभी जो यहाँ पर रोशनी होती है वह उसे साफ साफ मना कर देती है, कहती है कि नहीं मैं उस रस्म को नहीं निभाऊंगी, मैं तो सीधी ब्यूटी पार्लर जाऊंगी और वहां से तैयार होने के बाद एक दूसरे के साथ फेरे लेकर अपनी शादी को संपन्न करूंगी। इसको निभाना कोई जरूरी नहीं होता और हम लोग इस रस्म को नहीं मानते। ऐसा कहकर वह अपने देवर से मना करती है तो देवर दोबारा से आग्रह करता है लेकिन वो उसे साफ साफ मना कर देती है। इसके बाद जो राहुल होता है वापस से अपने घर वालों के पास जाता है और उनसे कहता है कि भाभी तो मना कर रही है और वह सीधे यहां से ब्यूटी पार्लर जाने के लिए बोल रही हैं और कह रही थी कि मैं इस रस्म को नहीं मानती और हमारे परिवार में इस रस्म को नहीं माना जाता। तभी यहां पर जो अजीत होता है उसको ये बात अटपटी तो लगती है लेकिन फिर वो सोचने लगता है कि हो सकता है मॉडर्न ख्यालात की हो और इस रस्म को मानने से इसलिए मना कर रही हो। तो वह अपने माता पिता से कहने लगता है कि कोई बात नहीं, ये रस्म इतनी जरूरी थोड़ी ना है कि जिसको ना निभाया जाए तो कोई गड़बड़ हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, जब उनको यहाँ पर नहीं मानते तो उसको ऐसा कर लेने दो, जाने दो उसे ब्यूटी पार्लर। लेकिन तभी जो राहुल होता है वो उन्हें एक ऐसी बात बताता है जिसे सुनने के बाद उनके दिमाग में भी अलग अलग तरह के विचार आने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर राहुल ने बताया था कि भाभी एक बड़ा वाला बैग तैयार कर रही है जिसके अंदर ढेर सारा सामान उन्होंने रख रखा है। तो मुझे नहीं लगता कि वो छोटा बैग होगा और उसे लेकर वो ब्यूटी पार्लर जाने की कह रही है, तो कुछ भी गड़बड़ हो सकता है, भैया आप एक बार उस बैग को चेक कर लीजिए। अब इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जो अजीत होता है उसके दिमाग में भी अलग अलग तरह के ख्याल आने लगते हैं, क्योंकि कई तरह की बातें उसने सुन रखी हैं और उन बातों को सुनने के बाद वह इस बैग को चेक करने का फैसला करता है और पूरे परिवार के साथ सीधा उस कमरे की तरफ जाने लगता है जिस कमरे के अंदर रोशनी तैयार हो रही थी। लेकिन जैसे ही वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तो रोशनी उस बड़े वाले बैग को लेकर वहां से बाहर निकल रही थी और जैसे अजीत को देखती है तो कहने लगती है कि आप लोग कहां आ रहे हो, मैं तो ब्यूटी पार्लर जा रही हूं और तैयार होने के बाद यहां पर आऊंगी और फेरों की रस्म को निभाऊंगी। लेकिन तभी अजीत उससे कहता है कि रोशनी वो बात तो ठीक है, लेकिन तुमने नानम रस्म करने से क्यों मना कर दिया, नानम रस्म कर लो और उसके बाद फेरों पर बैठ जाना। लेकिन रोशनी फिर से अजीत से मना कर देती है और कहती है कि नहीं मुझे ये रस्म नहीं करनी और मैं तो ब्यूटी पार्लर जाकर डायरेक्ट फेरों पर बैठूंगी। लेकिन तभी जो अजीत होता है वह उस बैग की तरफ देखता है और पूछने लगता है कि क्या है इस बैग में जो इस बैग को तुम अपने साथ ले जा रही हो। तो वो कहने लगती है कि कुछ नहीं, सजने संवरने का सामान है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी जो अजीत होता है वो कहने लगता है कि लाओ दिखाओ इसे, और तभी जो रोशनी होती है उस बैग को पीछे की तरफ करने लगती है। तो अजीत को महसूस हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और इसके बाद वह झट से आगे बढ़कर उसके हाथ से उस बैग को छीन लेता है और जैसे वो उसे चेक करता है तो इसके अंदर जितनी भी ज्वेलरी उन लोगों ने उसे दी थी पहनने के लिए वो सारी ज्वेलरी थी और साथ में महंगे महंगे जितने भी कपड़े थे उन सभी को उसने उसमें रख रखा था और साथ में कुछ फोटोग्राफ भी थे जो फोटोग्राफ कुछ लड़कों के थे। और इन सभी को देखकर अजीत पूरी तरह से हैरान हो जाता है और रोशनी से पूछने लगता है कि रोशनी ये सब कुछ क्या है, इस ज्वेलरी को तो तुम यहाँ पर आकर भी पहन सकती थी, इस ज्वेलरी को साथ ले जाने का कौन सा मतलब बनता है, जमाना वैसे ही काफी ज्यादा खराब है। लेकिन यहाँ पर रोशनी कहती है कि नहीं मैं तो ब्यूटी पार्लर में इनको पहन कर आऊंगी और तुम मुझे जाने दो, ऐसा मत करो। अब जब रोशनी ज्यादा जिद करती है तो यहाँ पर अजीत के माता पिता उसे समझाने लगते हैं, लेकिन वो किसी की एक भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी और वह तो केवल ब्यूटी पार्लर जाने चाहती थी। इसके बाद अजीत के माता पिता राहुल को भेजते हैं, कहते हैं कि बेटा इसके माता पिता को बुलाकर लाओ और वो लोग इसको समझाएंगे। राहुल इसके माता पिता को बुलाने के लिए चला जाता है, लेकिन वहां पर इधर उधर देखने के बाद भी उसे रोशनी के माता पिता का कोई
कोई भी अता पता नहीं मिलता है, न जाने वो कहां चले गए थे। राहुल आकर अपने पिता को बताता है, लेकिन यहां पर इस बात को देखकर रोशनी के चेहरे की पूरी तरह से हवाइयां उड़ जाती हैं और इसके बाद अजीत समझ जाता है कि दाल में कुछ ना कुछ काला है। वह धमकाते हुए रोशनी से पूछने लगता है, लेकिन रोशनी उन्हें कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थी और इसके बाद जो अजीत के पिता होते हैं वह मजबूरन वहां पर पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस जैसे ही आकर रोशनी से पूछताछ करती है तो एकदम से वह तोते की तरह सारी बातों को बोलने लगती है और कहती है कि यह मेरी पहली शादी नहीं है, इससे पहले मैंने कम से कम 12 से 13 शादी कर रखी है और जैसे ये नानम प्रक्रिया हुआ करती है उससे पहले मैं घर से फरार हो जाया करती हूँ और लड़के वालों के सारे जेवर और कीमती कपड़े मेरे पास हुआ करते हैं और उन्हीं से मैं अपना समय व्यतीत किया करती हूँ। यह बात सुनकर अजीत के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और यहाँ पर अजीत के माता पिता भी अपने आप को बहुत बहुत धन्य समझते हैं कि वो इस काम को होने से पहले ही बच गए उनके छोटे बेटे की चालाकी की वजह से। इसके बाद पुलिस वाले उसको वहां से अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अजीत के पिता होते हैं वो बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतते हैं और इसके माता पिता को ढूंढने का जिम्मा भी पुलिस को दे देते हैं। पुलिस वाले इसके माता पिता को भी ढूंढते हैं, लेकिन वो लोग भी फर्जी माता पिता थे, इसके असली माता पिता नहीं थे और यहाँ पर मैट्रिमोनियम साइट पर जो कुछ भी इसने अपनी डिटेल रख रखी थी वो सारी की सारी फर्जी थी, उसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं थी। असलियत में इसका नाम कुछ और था, लेकिन यहाँ पर इसने रोशनी के नाम से प्रोफाइल बनाया और जब भी कभी वह किसी लड़के को धोखा दिया करती तो उसके बाद अपनी प्रोफाइल को डिलीट कर दिया करती और दोबारा से एक नया प्रोफाइल क्रिएट किया करती। नए प्रोफाइल के साथ नए माता पिता के साथ रिश्ता करने के लिए जाया करती और उसके बाद इसी तरह से लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया करती। हर बार एक नया नाम, नया चेहरा, नए माता पिता और एक नया शिकार। तो दोस्तों रोशनी को तो पुलिस ले जाती है, लेकिन यहाँ पर अजीत बिना शादी के रह गया था और उसके बाद वह काफी ज्यादा परिवार उदास हो जाता है। सभी रिश्तेदारों को यह बात पता चलती है तो लोग आपस में चर्चा करने लगते हैं, लेकिन यहीं पर उनकी रिश्तेदारी के कॉन्टेक्ट का एक व्यक्ति होता है जिसकी एक बेटी होती है। उसके पास देने के लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन लड़की काफी सुंदर और सुचित थी और जानी पहचानी रिश्तेदारी में थी। तो उसके बाद वो व्यक्ति उनसे उस लड़की की शादी की चर्चा करता है और यहाँ पर जो अजीत के माता पिता होते हैं वह इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं और अजीत भी कहता है कि बिल्कुल मैं उसी से शादी करूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से लड़की को पसंद करके देख लिया, लेकिन वो तो धोखेबाज निकली और ऐसा हो भी सकता है कि इन फ्यूचर कैसा दिक्कत आ जाए, तो इसी वजह से मैं उसी लड़की से शादी कर लूंगा, आप उसको बुला दीजिए। तभी के तभी वहां पर उस लड़की को बुलाया जाता है और उसके साथ अजीत की शादी करा दी जाती है। अजीत और वो लड़की दोनों के दोनों एक दूसरे से शादी करते हैं और शादी करने के बाद फिलहाल तक भी अपने जीवन को खुशियों से व्यतीत कर रहे हैं और कोई भी परेशानी नहीं है। दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।